डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने पवित्र कुरान जलाने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस घटना के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन OIC आग बबूला है। वहीं बांग्लादेश के एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्वीडन को एक इस्लामिक देश बनाने और कुरान जलाने वालों को मारने की बात कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद अब स्वीडन ने भी इसे इस्लामोफोबिया से जुड़ी घटना बताया है। स्वीडन ने कहा कि कुरान जलाने की घटना स्वीडिश सरकार का स्टैंड नहीं है। OIC ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने को कहा था। स्वीडन की घटना पर बांग्लादेश के तहरीक-ए-खत्मे नबूवत संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अनायतुल्लाह अब्बासी ने धमकी भरा बयान दिया है। इस बयान में वो स्वीडन को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। वीडियो बांग्ला भाषा में है, लेकिन इसके अनुवाद के मुताबिक अब्बासी ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब कुरान और इस्लाम को मानने वाले स्वीडन की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। कुरान की बेइज्जती करने वालों को शरिया कानून के तहत मौत की सज़ा दी जाएगी। अब्बासी ने भीड़ को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र को भी निशाने पर लिया। इसमें उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र इस मामले में अपने प्रतिनिधि को तलब क्यों नहीं करता। हमारे 57 मुस्लिम देशों को इस क्रिश्चियन क्लब UN का बहिष्कार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के जरिए कभी भी मानवाधिकार लागू नहीं हो सकता। उन्होंने आगे धमकी देते हुए कहा कि डेनमार्क में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ लिखने वाले अखबार के एडिटर की हत्या की गई थी। अगर स्वीडिश सरकार जरूरी कदम नहीं उठाती तो चरमपंथी इनका भी फैसला करेंगे। बकरीद के मौके पर स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना से मुस्लिम देश आग बबूला हैं। 57 देशों के संगठन OIC ने स्वीडन से कहा था कि कुरान जलाने की ऐसी घटना न हो, इसके कड़े कानून बनाए जाएं। ईरान ने इस घटना के बाद स्वीडन में अपना राजदूत तैनात करने से मना कर दिया। भारत में भी इस घटना के बाद प्रदर्शन किया गया। वहीं पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों ने अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शन के दौरान तलवारें भी लहराई गई। आइए अब हम फ्रांस के बारे में तफसील से बात करें। एक पुलिस शूटआउट में 17 साल के टीनेजर की मौत के बाद बीते 6 दिनों से फ्रांस दंगों की आग में झुलस रहा है। अब तक करीब 1000 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। फ्रांस के 9 शहर ऐसे हैं जहां पर इस वक्त भी हिंसा का तांडव जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्रांसीसी ही फ्रांसीसियों के घरों को जला रहे हैं या इस कांड के पीछे कोई प्रयोग है। आइए जानते हैं क्या है दंगों की इनसाइड स्टोरी। फ्रांस में भीड़ के निशाने में पुलिस शायद लोगों के घरों को भी जलाने से वे बाज नहीं आ रहे हैं। जो कुछ सड़क पर नजर आ रहा है उसे देखते ही आग के हवाले किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या फ्रांस अब पूरी तरह से गृह युद्ध की चपेट में आ चुका है। फ्रांस के ऐसे हालात देखकर ये नहीं लगता कि वास्तव में ये आक्रोश एक गोली कांड की वजह से है या फिर मामला कुछ और ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांसीसी नागरिकों के घरों का निशाना बनाया जाने लगा है और ये घटना सामान्य नहीं कही जा सकती। दंगे मुस्लिम शरणार्थियों का प्रयोग है। दरअसल सरले हेब्दो कांड के बाद से फ्रांस इसी तरह के दंगों की आग में झुलसने लगा था। इन घटनाओं में इजाफा होने के पीछे तथाकथित तौर पर मुस्लिम शरणार्थियों का ही नाम सामने आया था। अब एक बार फिर से फ्रांस ऐसी ही घटनाओं का शिकार हो गया है। इधर स्वीडन में हुई घटना के बाद से यूरोप के कई देशों में हालात बिगड़ने लगे हैं। फ्रांस से इसकी बानगी भी मिल चुकी है, तो इन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांस में गोलीकांड एक संयोग था और वहाँ हो रहे दंगे मुस्लिम शरणार्थियों का प्रयोग है। दरअसल अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि फ्रांस के जो लोग दंगाइयों से अपने घरों को बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पूरा देश जल रहा है और तस्वीरों से ही ये पता चल रहा है कि हालात अभी जल्द ठीक नहीं होने वाले हैं। ऐसे में फ्रांस की सरकार आपातकाल के बारे में भी विचार करने लगी है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ साथ सेना को भी उतारा जा रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस समय लाचार लग रहे हैं। दंगाइयों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि फ्रांस की तुलना सीरिया और ईरान से होने लगी है। ऐसे में जलता फ्रांस, झुलसता फ्रांस, कराता फ्रांस या आपस में लड़ता फ्रांस, आप जो चाहे वो समझ सकते हैं। कोई कार जला रहा है, कोई बसें जला रहा है, कोई घर जला रहा है तो कोई लाइब्रेरी जला रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई दुकानों, दफ्तरों, शॉपिंग सेंटर में तोड़फोड़ मचा रहा है। फ्रांस की ऐसी हालत देखकर लोकतंत्र के रास्ते पर चलने वाला हर देश परेशान हो सकता है, क्योंकि फ्रांस एक मजबूत लोकतंत्र है जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आंदोलन का अधिकार है, लेकिन शांति की जगह हिंसा के रास्ते पर बड़े प्रदर्शनकारियों ने सारी लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। इमरजेंसी लगाने के आसार हैं। हालत ये है कि फ्रांस की मैक्रो सरकार देश में आपातकाल लगाने पर विचार कर रही है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से लेकर फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डारमेनिन ने आपातकाल के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि वो सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। मैक्रो सरकार इस समय संकट में घिरी है, खुद मैक्रो आलोचना के शिकार हो रहे हैं। फ्रांस में आगजनी के बीच उनका पार्टी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है।
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फ्रांस जल रहा है, राष्ट्रपति पार्टी कर रहे हैं। हालांकि मैक्रो दंगे को देखते हुए ब्रसेल्स में हो रही यूरोपीय संघ की बैठक बीच में छोड़कर ही पेरिस लौट गए हैं। उन्होंने 2 दिन में 2 बार इमरजेंसी मीटिंग की है, लेकिन इस मीटिंग का परिणाम सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। मैक्रो के मुताबिक फ्रांस में हिंसा बढ़ने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से उन्होंने भड़काऊ कंटेंट हटाने की अपील की है। पीली मर्सिडीज में अफ्रीकी मूल का नाहिल 27 जून की सुबह जा रहा था, जहां चेक पॉइंट पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उसे रोका। वो गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ाने लगा, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उसे गोली मार दी तो उसकी मौत हो गई। लड़के की मां की अपील पर लोग जुटते गए और नाहिल की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रपति मैक्रों ने नाहिल की हत्या को गलत बताया और आरोपी पर कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी पुलिस वालों को हिरासत में ले लिया गया है। उसने इस घटना के लिए माफ़ी भी मांगी है, लेकिन बवाल फिर भी नहीं थमा। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांस के दंगे कोई सोची समझी साजिश और नया प्रयोग है। आइए अब रिलायंस के बारे में बात करें। रिलायंस जियो ने अब तक का सबसे सस्ता 4G फ़ोन लॉन्च किया है। सस्ता होने के साथ साथ इस फ़ोन में कई फीचर्स भी दिए गए हैं। बता दें कि इस 4G फ़ोन की कीमत मात्र 999 रुपये है। इस फ़ोन में किसी अन्य कंपनी की सिम नहीं चल सकेगी, यानी ग्राहक इस फ़ोन में सिर्फ जियो की सिम ही चला सकेंगे। ग्राहकों को 123 रुपये प्रति महीने में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ साथ इस फ़ोन में UPI पेमेंट की सहूलियत भी मौजूद है। इसके अलावा कंपनी ने इस फ़ोन में जियो सिनेमा, जियो सावन और FM की बेहतरीन सुविधा भी ऐड की है। आइए अब हम चीन के बारे में बात कर ले। चीन में नया जासूसी कानून लागू होने के बाद अमेरिका और विदेशी कंपनियों के लिए यह सबब बन सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि इस कानून के तहत चीन में काम कर रही अमेरिकी और विदेशी कंपनियों को दोषी ठहराकर चीन उन पर कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका के नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर NCSC ने एक बुलेटिन में कहा है कि चीन डाटा के आउटबाउंड प्रवाह को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम के रूप में देखता है। NCSC ने कहा है कि ये कानून पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC सरकार को चीन में अमेरिकी कंपनियों द्वारा रखे गए डाटा तक पहुंचने और नियमित करने के लिए विस्तारित कानूनी आधार प्रदान करते हैं। इसलिए कंपनियों को बेकार कर परेशानियों में कभी भी डाला जा सकता है। इनमें कहा गया है कि चीन में अमेरिकी कंपनियां और व्यक्तियों को पारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान ऐसे कार्यों के लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जिन्हें नए कानून के तहत जासूसी माना गया है। उधर वाशिंगटन में चीन के दूतावास ने कहा कि बीजिंग को घरेलू कानून के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का अधिकार है। दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा है कि चीन व्यापार में उस स्तरीय खुलेपन को बढ़ावा देना जारी रखेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी देशों की कंपनियों के लिए कानून आधारित और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने 2012 में पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया है। लियू पेंगयू ने कहा कि वो विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल रहा है। चीन का नया जासूसी विरोधी कानून बीते शनिवार यानी 1 जुलाई से लागू हो गया है। इससे विदेशी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन की सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद देश की राष्ट्रीयता को मजबूत करना है। इस बारे में मूल कानून 2014 में आया था। नए कानून के मुताबिक सभी तरह के जासूसी की आशंका के जुड़े किसी भी डॉक्यूमेंट, डाटा, मटेरियल और आर्टिकल्स की जांच हो सकती है। साथ ही इसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध के सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रॉपर्टी की जांच करने का अधिकार होगा। विदेशी कंपनियों ने इस पर खासी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जल्दबाजी में बनाए गए इस कानून से बिजनेस का माहौल खराब होगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव के कारण यह पहले ही मुश्किल में है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के प्रेसिडेंट माइकल हार्ट ने कहा कि अमेरिका की कंपनियां कानूनों का पालन करना चाहती हैं, लेकिन सामान्य बिजनेस इक्विटी भी कानून के दायरे में आएगी तो इससे मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत संदिग्धों की पहचान करने के मानदंड स्पष्ट नहीं है, इसलिए चीन में कंपनियों के लिए अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। आइए अब हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में कुछ बात कर ले। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी और जवानों के बीच गोलाबारी में एक मेजर रैंक के अफसर समेत 2 जवान मारे गए हैं। यह एनकाउंटर प्रांत के बालोर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के आतंकवादी समूह की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद हुई। अधिकारी द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि आतंकी सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों पर कई बार हमला कर चुका है। कोशाब क्षेत्र में विस्फोट में भी इन्हीं आतंकियों का हाथ था। बयान में बताया गया कि सुरक्षा बल राष्ट्र के साथ कदम मिलाकर बलूचिस्तान की शांति, स्थिरता, प्रगति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रयासों को विफल करने में प्रयास में जुटी हुई है। मुठभेड़ में मारे गए जवानों में एक मेजर रैंक के अफसर और एक जूनियर अफसर शामिल थे। इसके अलावा एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार को इस मुठभेड़ का किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और छोटे छोटे आतंकी समूहों द्वारा ऐसे हमले पहले भी किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में छोटे छोटे आतंकी समूहों ने 2 दशकों से विद्रोह छेड़ रखा है। शनिवार को भी आतंकी समूह और जवानों के बीच मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों समेत एक जवान की मौत हुई थी।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।